क्वेश्चन है, एक अर्ध ठोस बेलनाकार पात्र का बाहरी अर्धव्यास बाहरी व्यास बाहरी व्यास दे दिया, जैसे सपोज 21 सेंटीमीटर एवं बाहरी व्यास यहाँ पे 42 कर दो, एवं भीतरी व्यास भीतरी व्यास 22 सेंटीमीटर है। एक अर्ध ठोस बेलनाकार पात्र का बाहरी व्यास 42 सेंटीमीटर एवं भीतरी व्यास 28 सेंटीमीटर। अर्ध ठोस लोहे का, ठीक है ना, ये लोहे का जान लो, लोहे का बेलनाकार पात्र का बाहरी व्यास 42 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, एवं उसकी ऊंचाई एवं उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, हो तो बेलनाकार पात्र के संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। लेना ये कि इस पात्र का एक मुंह खुला है, ठीक है, इसका एक मुंह क्या है, खुला है। तो इस बेलनाकार पात्र के संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलनाकार में जल भरने पर जल का आयतन क्या होगा। बेलनाकार पात्र में जल भरने पर जल का आयतन क्या होगा। 3 इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि दोनों मुंह खुला हो तो इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। 1 सेंटीमीटर लोहा का वजन 100 ग्राम हो तो पूरे पात्र का वजन क्या होगा। एक मुंह खुला हो तो अच्छा
उस पात्र को गलाकर उस पात्र को गलाकर 2 घन सेंटीमीटर वाले लोहे के गोली बनाने पर छूट गया। अच्छा, वो क्वेश्चन को हम नीचे लिख दे रहे हैं, तुम लोग उतार लेना। उस पात्र को गलाकर 2 घन सेंटीमीटर वाले लोहे के गोली बनाने पर कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? देखो ये 7 नंबर में लिख रहे हैं, लेकिन इसको लिखोगे तुम लोग कितने नंबर पे हम बता रहे हैं। इसको लिखना 5 नंबर, इसको बनाना ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर बनेगा, और ये 7 नंबर बनेगा। ठीक है ना? यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ऐसे ही उतार लो, लेकिन ये 5 नंबर पे इसको रखना। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है क्या कि दोनों मुंह खुला होने पर पात्र में कितना लोहा है, क्या है? देखो, तो हम लोग जो क्वेश्चन अभी देखे उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है तुमको बोल रहा है क्या कि इसके संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? ये तुम्हारा संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल, ये अर्धठोस बेलन है। तो अगर अर्धठोस बेलन का अगर वक्रतल देखा जाए तो इसका वक्रतल तुम्हारा बाहर वाला और भीतर वाला दोनों इसका वक्रतल दिखेगा। तो कहने का मतलब इसके वक्रतल का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो बाहर वाला और भीतर वाला दोनों का क्षेत्रफल अगर निकाल दे और जोड़ दे तो हमको पता चल जाएगा कि इसके संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है ना? अगर देखो अंदर वाला भाग से अगर मतलब है तो वक्रतल सिर्फ अंदर वाले का निकलेगा। अगर बाहर वाले वक्रतल से पता मतलब है तो सिर्फ बाहर वाले वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना? लेकिन अगर तुमको बोला है नहीं संपूर्ण वक्रतल निकालो, तो संपूर्ण वक्रतल का मतलब बाहर वाला वक्रतल और भीतर वाला वक्रतल दोनों से मतलब है। क्योंकि अगर मान लो कि उस ठोस को अगर तुमको रंग करना हो, पेंट करना हो, तो तुम बाहर भी पेंट करोगे और भीतर भी पेंट करोगे। तो बाहर वाला वक्रतल भी पेंट हो रहा है, भीतर वाला वक्रतल भी पेंट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भीतर वाला जो वक्रतल है, जैसे ये बेलन है तो इसके भीतर वाला वक्रतल भीतर वाले अर्धव्यास से पता चलेगा, भीतर वाले वृत्त के अर्धव्यास से। और बाहर वाला वक्रतल किस पर बसा हुआ है? बाहर वाले वृत्ताकार तल पर बसा हुआ है बाहर वाले का वक्रतल, और भीतर वाले का वक्रतल भीतरी वृत्त पर बसा है। मतलब भीतरी अर्धव्यास का यूज करने से भीतरी वक्रतल का क्षेत्रफल पता चलेगा, और बाहरी अर्धव्यास का यूज करने से बाहरी अर्धव्यास का यूज करने से बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल पता चलेगा। तो हम लोग भीतरी अर्धव्यास और बाहरी अर्धव्यास दोनों पहले निकाल लेंगे कि इसका भीतरी अर्धव्यास और बाहरी अर्धव्यास क्या है। तो देखो, अगर लिखेंगे यहाँ पे बेलन का बाहरी अर्धव्यास, तो बेलन का बाहरी अर्धव्यास तुम्हारा बाहरी व्यास कितना दिया था? 42। तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो कट के आ जाएगा 21, मतलब 21 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका बाहरी अर्धव्यास। और बेलन का भीतरी अर्धव्यास 28 है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे कि 28 इसका क्या था? व्यास है। 28 इसका व्यास दिया हुआ है, तो 2 से भाग दे देंगे तो 14 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास मिल जाएगा। हमको वक्रतल का क्षेत्रफल पूछ रहा, संपूर्ण वक्रतल का मतलब भीतर और बाहर। अगर बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल पूछता तो सिर्फ बाहरी निकालते, भीतर का पूछता तो सिर्फ भीतर का निकालते, लेकिन यहाँ पे बोला संपूर्ण वक्रतल। संपूर्ण बोल देने का मतलब ये हुआ कि बाहर और भीतर तो आई बात समझ में। तो कहने का मतलब बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल और भीतरी वक्रतल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बाहरी अर्धव्यास का यूज करके बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल, भीतरी अर्धव्यास का यूज करके भीतरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और दोनों वक्रतल का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि इसके संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर तुमको पूछता ना कि बताओ कि उस बेलन की मोटाई कितनी है, तो कैसे निकालते? बेलन की मोटाई, बेलन की मोटाई से पूछ रहा है कि उसकी मोटाई कितनी है।
तो तुम लोग को हम बताए थे बाहरी अर्धव्यास में से भीतरी अर्धव्यास को माइनस कर देते हैं तो मोटाई पता चल जाता है। जैसे मान लो कि ये बेलन है, तो ये बेलन अगर तुम्हारा अर्ध ठोस बेलन है तो इसके इस भाग को अगर काटोगे तो काटने से वो इस तरह का आकार दिखेगा, इस तरह का आकार दिखेगा, है ना। तो इसमें क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, इस तरह का आकार दिखेगा, है ना। ये तो हालांकि पूरी तरह से दिख रहा, इसको अगर काटोगे ना तो इसका आकार इस तरह का दिखने का मतलब ये हुआ कि अंदर वाला भाग खाली रहेगा और ये वाला भाग पूरी तरह से क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा, ठोस रहेगा। ये वाला भाग इसका क्या रहेगा, ठोस रहेगा। ये वाला भाग पूरी तरह से ठोस दिखेगा, ये वाला भाग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहलाएगा भीतरी अर्धव्यास और यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा बाहरी अर्धव्यास। तो बाहरी अर्धव्यास में से इस भीतरी अर्धव्यास को माइनस करोगे तो यही ना है मोटाई। तो अगर तुमसे पूछ दिया मोटाई कितना है तो माइनस कर देंगे तो मोटाई पता चल जाएगा। बाहरी अर्धव्यास को भीतरी अर्धव्यास से, बाहरी अर्धव्यास से भीतरी अर्धव्यास को माइनस कर देंगे तो हमको मोटाई पता चल जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, तो बाहर अगर भीतरी अर्धव्यास का यूज करेंगे तो भीतर में जो तुम्हारा वृत्त बन रहा है एकदम सीधा ऐसे, भीतर वाला जो बन रहा है और बाहर वाला जो बन रहा है, तो अगर बाहरी अर्धव्यास का यूज करेंगे तो यहाँ पे बाहर में जो तुम्हारा वक्रतल बनेगा उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और भीतरी अर्धव्यास का यूज करने से यहाँ से जो तुम्हारा भीतर वाला जो वक्रतल दिखेगा उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे कि बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो फार्मूला देखो क्या हो जाता है, 2πRh, है ना। 2πRh फार्मूला यही होता है, वक्रतल के क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। ये बात अलग है कि अर्धव्यास और ऊंचाई अपने हिसाब से यहाँ पे जो लगता है वो लगाया जाता है। बेलन की यहाँ पे तुमको ऊंचाई दे दिया है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल हमको मिलेगा 2πRh। तो देखो जब भी हम लोग कोई फार्मूला, मतलब कि जब भी हम लोग कोई सवाल, तो देखो, तो जब भी हम लोग मेंसुरेशन में जब हम लोग किसी भी सम को बनाने जाते हैं तो तुम लोग को बताया कि सबसे पहले वो चीज़ देखोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में ध्यान दोगे जो तुमसे पूछा। तो हमसे पूछा संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल, तो अगर इसके वक्रतल का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो पहले देखेंगे कि उसका फार्मूला क्या है। तो उसका फार्मूला 2πRh। अब देखो कि इसके फार्मूले में तुमको क्या क्या चाहिए मान बैठाने के लिए ताकि वक्रतल का क्षेत्रफल मिले। तो पाई का मान 22/7, आर मतलब अर्धव्यास किसका, तो बाहरी निकाल रहे तो बाहरी अर्धव्यास दिया है, और एच मतलब ऊंचाई। तो बाहर से ऊंचाई देखो, अच्छा भीतर से ऊंचाई देखो, समान होगा। तो ऊंचाई तुमको 10 सेंटीमीटर यहाँ पे पता है। कुछ बात समझ में आया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हमको दे दिया हुआ है। तो हम अर्धव्यास और ऊंचाई दिया हुआ है तो इसको अगर बैठा दे तो बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 × पाई का मान 22/7 × आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास दिया हुआ बाहर का 21 और एच मतलब ऊंचाई 10, 7 किया 21 कट गया 3 बार में। तो अब देखो ये 22 × 44 से 3 का गुणा करोगे तो 132 में 10 का इंटू करोगे तो हो जाएगा 1320 वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल। अब भीतरी वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो भीतरी वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फार्मूला यही लगेगा 2πRh, बशर्ते कि r का मतलब अर्धव्यास होता है तो भीतर का निकाल रहे तो भीतरी अर्धव्यास लगाएंगे और h मतलब ऊंचाई। तो फार्मूला 2 × पाई का मान 22/7, बस फार्मूला को देख रहे हैं और मान पुटअप कर रहे हैं। r मतलब अर्धव्यास भीतरी, तो भीतरी अर्धव्यास 14 है इंटू h मतलब ऊंचाई 10, तो 7 × 10, तो 22 × 44, 44 × 88, 88 से 10 का इंटू कर दोगे तो 880 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसीलिए बेलन के संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल जब हमको पता चलेगा तो क्या होगा, देखो दोनों ही क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाएगा, 1320 प्लस 880, ये हो जाएगा तुम्हारा जुड़ करके 0, 8 2 10 का 0, 8 3 11 1 12 और 2200 वर्ग सेंटीमीटर। अगर कोई जो हम तुम लोग को थ्योरी में इसका जो फार्मूला दिए हैं कि 2πr1h प्लस 2πr2h, और यहाँ से हम 2πh कॉमन लेकर के r1 प्लस r2 यहाँ पे बैठा दिए हैं, तुम उस फार्मूले का भी यूज़ करके बनाओगे तो तुम्हारा वही आंसर आएगा। देख लो 2 × पाई का मान 22/7 × h मतलब 10, r1 मतलब भीतरी अर्धव्यास
14 और R2 मतलब बाहरी अर्ध व्यास कितना है 21। तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 35। तो 7 से कट जाएगा ये 5 बार में। तो अब इंटू करोगे तो देखो 22 दूना 44, 44 से 10 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 440 और 440 से 5 का इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो तुम लोगों में बहुत जन यही सोच रहा होगा कि सर फार्मूला दिए और फार्मूले से सवाल को नहीं बता, है ना। तो देखो तुम फार्मूले से सवाल को बनाओ, अच्छा अलग अलग इस हिसाब से बनाओ, बात एक ही है ना। तो अगर तुम फार्मूला अगर लगाते हो तो तुम्हारा काम थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में निपट जाएगा, और इसको अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व बोल रहा है क्या कि इस बेलनाकार पात्र में अगर जल भरा जाए तो जल का आयतन क्या होगा। एक बात जरा तुम लोग समझो कि अगर वो अर्ध ठोस बेलन है ग्लास की तरह, ग्लास किस तरह से होता है, कुछ भाग उसका ग्लास का ठोस होता है और कुछ भाग क्या होता है उसका खाली होता है। जो खाली भाग रहता है उसी में जल भरा गया रहता है। तो बोल रहा है क्या कि अगर उस भाग में, उस अर्ध ठोस बेलन में अगर जल भरा जाए तो जल का आयतन क्या होगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर यही तुम्हारा अर्ध ठोस बेलन है ना ये, तो अगर इसमें जल भरा जाएगा, ये अर्ध ठोस है मतलब ये तो पतला दिखा रहा, मान लो कि ये तुम्हारा कुछ मोटा है, ये काफ़ी मोटा है, तो काफ़ी कुछ मोटा मतलब मोटा होगा तो वो कहलाएगा तुम्हारा अर्ध ठोस बेलन। तो बोल रहा क्या कि अगर इसमें जल भरा जाएगा तो जल का आयतन क्या होगा। तो तुम ही जरा सोचो कि अगर जल भरा जाएगा तो पूरा का पूरा इसका आधार दिख रहा है एक वृत्ताकार तल, लेकिन जल जब भरा जा रहा तो क्या इसके पूरे वृत्ताकार तल पर वो जल आ रहा है कि अंदर वाले वृत्ताकार तल पर जल आ रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें तुम्हारा अगर जल भरा जाएगा तो इसमें इसका आधार दो तरह का दिखेगा, एक पूरा का पूरा ये बाहर वाला पूरा ऐसा, जिसमें ये तुम्हारा ठोस भाग भी है और इसमें एक खाली वाला भाग भी है। आई बात समझ में? अगर हम लोग इसमें जल भरेंगे तो जाहिर सी बात है कि ठोस वाले भाग पर जल आएगा क्या, नहीं आएगा, तो तुम्हारा खाली वाले भाग पर ही जल दिखेगा। तो कहने का मतलब हम तुम लोग को बताया तो ये कोई वस्तु चाहे कोई भी चीज़ अगर अपना आयतन ग्रहण करती है, अगर अपना आयतन ग्रहण करती है तो वो आधार के जितने क्षेत्रफल पर, आधार के जितने क्षेत्रफल को ग्रहण करती है उसी क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को गुणा किया जाता है तो हमको आयतन पता चलता है। जितना आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण करती है, आधार का क्षेत्रफल जितना ग्रहण की रहती है उसी आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को गुणा करते हैं। तो तुम ही सोचो अगर पानी उस अर्ध ठोस बेलन में अगर डाला जाएगा तो क्या पानी पूरे आधार पर आएगा, ठोस भाग को छोड़ करके पूरे आधार पर तो नहीं आएगा, इस ठोस भाग को छोड़ करके पानी इस खाली वाले भाग में आएगा। मतलब ये हुआ कि पानी अपना आयतन अगर ग्रहण कर रहा है तो ये अंदर वाले आधार के क्षेत्रफल के कारण आयतन ग्रहण कर रहा है। पानी के लिए आधार का क्षेत्रफल अंदर वाला भाग है, ये अंदर वाला वृत्ताकार तल है। आई बात समझ में? तो अगर हम लोग पानी का आयतन निकालेंगे तो पानी जिस आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण कर रहा है उसी आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई का इंटू होगा। आई बात समझ में? मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई अलग से निकाल के गुणा नहीं करेंगे, यहीं पे कर सकते हैं। कैसे? जाहिर सी बात है कि ये जो आधार का क्षेत्रफल जो दिख रहा है भीतर वाला, ये जाहिर सी बात है कि अगर भीतरी वृत्त का, ये जो भीतरी वृत्त जो तुमको दिख रहा है, इस भीतरी वृत्त के अगर अर्धव्यास का हम यूज कर दे तो भीतरी वृत्त का अर्धव्यास का यूज करने से भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, जो कि भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल ही भीतर वाले आधार का क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ में? देखो समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग अगर आधार का क्षेत्रफल को अगर समझेंगे तो आधार का क्षेत्रफल कौन सा है, भीतर वाला है, मतलब भीतरी वृत्त के क्षेत्रफल को यहाँ पे आधार मानेगा। तो भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल अगर आधार होगा तो जाहिर सी बात है भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कौन सा अर्धव्यास का यूज करेंगे, भीतरी अर्धव्यास का। अगर हम फॉर्मूले में भीतरी अर्धव्यास का अगर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि भीतरी अर्धव्यास का यूज हो करके जो क्षेत्रफल दिखाएगा वो भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल बताएगा, मतलब आधार का क्षेत्रफल बताएगा, उस आधार को बताएगा जिस आधार पर तुम्हारा जल है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बेलन
के पात्र के अंदर पानी रखने पर जल का आयतन क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि पानी जितना आधार को ग्रहण कर रहा है उसी आधार के क्षेत्रफल को यूज करेंगे। मतलब आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे अर्धव्यास ही लगा देंगे तो आ जाएगा। अगर बाहरी अर्धव्यास लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का तो पूरा आयतन बताएगा। उस आयतन में ये भीतर वाला भी क्षेत्रफल दिखेगा, पूरा का पूरा क्षेत्रफल बताएगा, जिसमें भीतर वाला और ये ठोस वाला दोनों क्षेत्रफल रहेगा। लेकिन हमको सिर्फ भीतर वाले क्षेत्रफल से मतलब है, तो फॉर्मूले में हम लोग भीतर वाले अर्धव्यास का यूज कर देंगे। तो आयतन का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब अर्धव्यास। अब यहीं पे जरूरी है कौन सा अर्धव्यास लगाएंगे, भीतर की बाहर? तो भीतर वाला। तो भीतर वाले अर्धव्यास का मान कितना हो गया 14, उसका स्क्वायर इंटू एच मतलब ऊंचाई कितना हो जाएगा 10। तो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 10। 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो 22 से 2 का इंटू कर देंगे हो जाएगा 44। 44 में 10 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 440। अब उस 440 से इस 14 का इंटू होगा। 22 से 2 का फिर 10 का कर दिया, 22 दूना 44, 44 से 10 का इंटू कर देंगे 440। अब उससे फिर यही 14 बचा, 14 का इंटू करो तो 14 0 0, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 6160 इतना घन सेंटीमीटर। जल का आयतन इतना घन सेंटीमीटर होगा। अगर तुमको समझना है कि हाँ इसको लीटर में समझे तो तुम लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि इसमें अगर इसके आयतन को हमको समझना होगा लीटर में तो 1000 से भाग दे दो, या फिर लीटर में पहले से निकालना है तो यूनिट को पहले से तुम क्या कर दो, डेसीमीटर में चेंज कर दो, तो आयतन घन डेसीमीटर में निकलेगा तो आयतन लीटर दिखेगा। और अगर तुम घन सेंटीमीटर में ही निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से भाग दे दोगे तो आयतन घन सेंटीमीटर से लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 6160 को 1000 से भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 1 के पीछे 2 0 तो दशमलव बिंदु 2 स्थान इधर खसकेगा, मतलब 6.16 लीटर। इसका मतलब इतना लीटर जल उस अर्ध ठोस बेलन में आएगा। ये हो गया मेरा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अब बोल रहा है क्या कि इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालो। तो इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हम लोग निकालने जा रहे हैं। भूलना मत कि सवाल बोला क्या है। सवाल बोला है कि इसका एक मुंह खुला है, दोनों मुंह खुला नहीं, इसका एक ही मुंह खुला है। तो अगर हम लोग इसका अगर उदाहरण ले तो देखो ये अगर इसको मान ले, हालांकि ये ठोस तो है नहीं, पूरा अर्ध ठोस तो है नहीं, इसका ठोस होने का मतलब ये वाला जो दीवार दिख रहा है ना ये थोड़ा ज़्यादा मोटा दिखेगा, तब वो कहलाएगा अर्ध ठोस, तो ज़्यादा मोटा दिखेगा। तो अगर मान लो कि अगर इसका अगर हम लोग ले इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर निकाले तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल में हम लोग आँख से जो जो चीज़ को देख रहे हैं उसको हम लोग निकालेंगे, जो जो तल को देख रहे हैं। अगर मान लो कि तुमको रंग करने को दे दिया तो तुम कैसे रंग करोगे, कहाँ कहाँ रंग करोगे, तुम ही जरा सोचो। जिस जिस तल को रंग करोगे वो तल का क्षेत्रफल निकलेगा। पहले तो हम लोग इसको रंग करेंगे, ये हो गया तुम्हारा वक्रतल। अंदर वाले भाग को भी रंग करेंगे, ये हो गया तुम्हारा एक वक्रतल, ये भी बाहरी वक्रतल, ये भीतरी वक्रतल। मतलब संपूर्ण वक्रतल दिखा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है, जो जो तल हमको इसमें दिख रहा है। तो पहले संपूर्ण वक्रतल दिखा, नीचे वाला तल पूरा का पूरा दिखा। ऊपर में जब आएंगे तो अगर ये पूरी तरह से ठोस होगा तो इसके ठोस भाग पर पेंट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या ठो तल हमको दिख रहा है, जरा गौर से। एक ठो ये वक्रतल दिख रहा बाहर वाला, एक भीतर वाला, ये पूरा का पूरा तल, और यहाँ का ये ठोस वाला तल, ये पूरा का पूरा तल इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कहलाएगा। देखो हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन निकालने जा रहे हैं। देखो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको जानना होगा कि इसके संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल कितना है। तो संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया, जरा गौर से देखो 2200 वर्ग सेंटीमीटर हम लोग पहले ही निकाल के बैठे हैं। इसका बाहर वाला और भीतर वाला संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना नहीं पड़ेगा, निकाल के बैठे हैं। अगर तुम निकालना भी चाहोगे, अच्छा देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर निकाल रहे इसके संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल, अच्छा डायरेक्ट हम निकाल के दिखा देंगे, पहले अलग अलग दिखाते हैं। 2200 वर्ग सेंटीमीटर। अब आते हैं इसका नीचे वाले तल को निकालने।
तो इसका नीचे वाले तल का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो इसके नीचे वाला तल और इसके अंदर वाला तल, तो अंदर वाला तल जो है, अंदर वाला जो वृत्त तुमको दिख रहा है, अंदर वाला जो तल दिख रहा है, ये होगा भीतरी वृत्त, और बाहर वाला जो तुमको पूरा वृत्त दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा बाहरी वृत्त। नहीं, अंदर वाला का वृत्त और बाहर वाले का वृत्त अलग होगा कि नहीं होगा। देखो इस तरह का, अगर तुम बाहर से अगर तुम देखोगे तो तुमको पूरा का पूरा ये नजर आ रहा, जिसमें अगर देखोगे तो इतना भाग मान लो कि इसका क्या है, इतना भाग इसका ठोस है, और अंदर वाला भाग में इतना ही भाग इसका मान लो कि खाली है। तो अंदर से अगर देखोगे तो तुमको ये वाला वृत्त दिखेगा, और बाहर से देखोगे तो ये पूरा वृत्त दिखेगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरे भाग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जरा गौर से देखो। पूरे भाग का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसके पूरे भाग का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा वाला भाग तुम्हारा बाहरी वृत्त बता रहा है कि नहीं बता रहा, बाहरी वृत्त बता रहा ना, ये पूरा का पूरा बाहरी वृत्त यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आई बात समझ में। तो अगर हमको इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका पूरा क्षेत्रफल बाहरी वृत्त के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया भीतरी वृत्त, और यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका बाहरी वृत्त। तो बाहरी वृत्त का अर्धव्यास अगर यूज करेंगे, बाहरी वृत्त का अर्धव्यास अगर यूज करेंगे तो कहने का मतलब पूरा का पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। आई बात समझ में। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाहरी आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये तुम्हारा क्या आधार ही ना है, बाहरी आधार का क्षेत्रफल। तो जाहिर सी बात है आधार, इसका आधार का क्षेत्रफल निकाल रहे मतलब इसका आधार क्या है, वृत्त है। तो इसके वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब अर्धव्यास। तो यहाँ पे कौन सा अर्धव्यास यूज होगा, बाहरी, क्योंकि बाहर का निकालने जा रहे तो बाहरी अर्धव्यास है यहाँ का 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर हो जाएगा 21 इंटू 21। तो 7 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 21 × 63, ये 21 से 3 का इंटू कर दिया 63, और 22 से फिर 63 का इंटू कर दो तो 22 दिया 66 का 6 हासिल 6, 22 छक्का 152 है ना, 22 छक्का 152 तुम्हारा होगा, सॉरी 132, 22 छक्का 132 ये। तो 22 तिहाई 66 का 6 हासिल 6, और 22 छक्का 132, तो 32 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 138 हासिल 13। अच्छा डायरेक्ट एक के बार बैठा दो तो कितना आ जाएगा 1386। 22 तिहाई 66 हासिल 6, फिर 22 छक्के 132 में 6 जोड़ देंगे तो 138, ये हो गया तुम्हारा। हम डायरेक्ट गुणा किए, तुम लोग को जैसे गुणा आता है वैसे करोगे। कितना वर्ग सेंटीमीटर, ये किसका क्षेत्रफल आया, इसका। अब जरा देखो, अगर अंदर तुम झांकोगे तो अंदर में एक ठो और तल नहीं दिखेगा। अंदर में देखोगे, अगर अंदर देखो, बाहर तो देखे तो ऐसा दिखा, अंदर में अगर तुम देखोगे तो ये वाला तल का क्षेत्रफल मिलेगा, ये वाला। अंदर से देखोगे तो अंदर में भी तो एक ठो तल दिख रहा, और वो तल क्या है, वृत्ताकार तल ही है। और वो वृत्ताकार तल कौन सा तल है, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त का तल है। बात मेरा समझे कि नहीं समझे। अंदर वाला, बाहर वाला तो हो गया तुम्हारा, बाहर वाला वृत्त में ये हो गया तुम्हारा बाहर वाला वृत्त, जिसमें ठोस वाला और अंदर वाला दोनों शामिल है। अब देखो ये वाला जो तल दिख रहा है, ये वाला तल तुम्हारा क्या है, भीतर वाला वृत्त का तल है कि नहीं है। अगर तुम भीतर से देखोगे तो एक और तल इसमें नजर आएगा जो कि कहलाएगा भीतरी वृत्ताकार तल। तो यहाँ पे अब निकालेंगे कि भीतरी आधार का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला वही लगेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हम लोग कौन सा तल, कौन सा अर्धव्यास यूज करेंगे, ये वाला भीतरी अर्धव्यास। तो कहने का मतलब पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू अर्धव्यास। तो इस अर्धव्यास के लिए भीतरी अर्धव्यास यूज करेंगे कितना, 14, इसका स्क्वायर। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14। तो 7 गुना 14, 22 गुना 44, और 14 चौका 56, और हासिल 5, फिर 14 चौका 56, 5 160, इतना वर्ग सेंटीमीटर। बोले बात समझ में आया। आपको क्या तो तल दिखा, एक तल वक्र तल दिखा, ऊपर नीचे दोनों तरफ, अंदर और बाहर। फिर एक तो ये बाहर वाला तल दिखा, और अंदर की तरफ एक तो तल दिखा। तो पूरा संपूर्ण वक्र तल का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल लिए थे। अब बाहरी
बाहरी तल का क्षेत्रफल निकाले और भीतर से भीतरी तल का क्षेत्रफल निकाले। अब जब इस ठोस वाले तल पर जब पहुंचेंगे, इस ठोस वाले तल पर, तो ठोस वाले तल का क्षेत्रफल देखो, ठोस वाले तल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अगर ठोस वाले तल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ठोस वाला तल यही है ना। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का अर्धव्यास अगर यूज कर दे तो बाहरी अर्धव्यास यूज करने से पूरा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा, और बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में ये भीतर वाला क्षेत्रफल और ये ठोस वाला क्षेत्रफल दोनों शामिल रहेगा। आई बात समझ में। और भीतरी अर्धव्यास का अगर यूज करेंगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा ये भीतरी अर्धव्यास का यूज करने से भीतर वाले वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा, जो कि सिर्फ खाली वाला भाग है। तो इस पूरे बाहर वाले में से अगर भीतर वाले भाग को निकाल लिया जाए तो सिर्फ ठोस भाग बचेगा, सिर्फ ठोस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये ठोस भाग का क्षेत्रफल किसके लिए निकल रहा है? सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले के लिए निकल रहा है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकल रहा है? बाहर वाले के लिए। मतलब क्या? ये खुले वाले भाग के लिए, ठोस का खुले वाले भाग के लिए। ये तो खुला नहीं ना है, ये खुला नहीं है, ये खुला है इसीलिए इसके लिए अलग निकला। ये खुला है तो इसके लिए अलग निकला। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ठोस भाग का क्षेत्रफल। तो ठोस भाग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम समझाए थे। क्या समझाए थे? कि यहाँ पे बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतरी वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा ठोस भाग का। याद है कि बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतरी वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दो, तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? इतना, और भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो माइनस कर दो, इतना आ गया। तो इसको माइनस कर देने से क्या मिल जाएगा? 6 से 6 गया 0, 8 में से 1 गया 7, और 13 में से 6 जाएगा 7, 770 वर्ग। बोलो बात समझ में आया? देखो तो अगर एक मुंह खुला है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग पा रहे हैं, नीचे वाले का क्षेत्रफल और इसके अंदर वाले का क्षेत्रफल। तो नीचे वाले का क्षेत्रफल ये रहा, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा। आई बात समझ में। उसके बाद बाहरी वक्रतल, भीतरी वक्रतल, और ये ठोस वाले का क्षेत्रफल। तो टोटल हमको मिल जाएगा। तो इसीलिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, जितना सारा तल हमको दिखा उन सभी तल के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो कौन कौन सा तल दिखा था? ये 2200 दिखा, साथ ही साथ ये 1386 दिखा, साथ ही साथ ये 616 दिखा, साथ ही साथ ये 770 दिखा। अब इन सबको जोड़ दो तो देखो 6 6 12 हासिल 1, 7 1 8, 8 1 9, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 7 1 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 2 19 हासिल 1। तो 1 1 2 2 2 4, इतना वर्ग। एक मुंह खुला है, अगर किसी अर्ध ठोस बेलन का एक मुंह खुला हो तो उसका फॉर्मूला तब क्या होगा, जो कि हम तुम लोग को थ्योरी में नहीं बताए। इस सम को दिए तब हम तुम लोग को देखना चाहते हैं कौन अपना अपना कॉन्सेप्ट यूज करता है। तो एक मुंह खुला हो तो उस समय संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मेरा क्या निकल रहा है, जरा गौर से देखो। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, दो मुंह खुला होगा तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल तो हम बता दिए कि कैसे निकलेगा, है ना। पिछले क्लास में हम समझा दिए थे। लेकिन अगर एक मुंह खुला होगा तो उसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या आया? सबसे पहले तो संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल आया। देखो क्या क्या जोड़े थे हम, संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल जोड़े थे, संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल जोड़े थे। उसके बाद बाहरी आधार का क्षेत्रफल जोड़े, बाहरी आधार का क्षेत्रफल जोड़े, प्लस भीतरी आधार का क्षेत्रफल जोड़े। ठीक है, भीतरी आधार का क्षेत्रफल जोड़े। फिर साथ ही साथ ठोस भाग का क्षेत्रफल भी जोड़े थे। ये चार चीजों को जोड़ने से संपूर्ण क्षेत्रफल निकला था हमको। एक मुंह अगर खुला हुआ है तो संपूर्ण वक्रतल का क्षेत्रफल का मेरा फॉर्मूला क्या निकला था? देखो 2 पाई h इंटू r1 प्लस r2, याद है दिए थे। प्लस बाहरी वक्रतल का बाहरी आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाहरी आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई r2 स्क्वायर होगा, प्लस भीतरी आधार का क्षेत्रफल r1 अगर उसका अर्धव्यास मान रहे भीतरी का तो उसका पाई r1 स्क्वायर हुआ था, प्लस ठोस भाग का क्षेत्रफल पिछले वाले क्लास में अगर देखोगे, पिछला वाला
तो उसमें तुमको पता चलेगा कि उसमें हम ठोस भाग का क्षेत्रफल निकाले थे, ठोस भाग का पाई r² माइनस r1², ये निकाले थे। तो देखो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे अगर लिखे 2 पाई h इंटू r1 प्लस r2 प्लस यहाँ से अगर पाई को कॉमन ले ले तो r2² प्लस r1² प्लस अगर यहाँ से पाई पाई तो कॉमन है r2² माइनस r1² हो जाए। ये हो गया तुम्हारा, अगर एक मुंह खुला हुआ है तो उसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला। अगर उसका एक मुंह खुला है तो, और दो मुंह खुला हुआ है तो समझ जाओ कि ये वाला भाग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और सिर्फ ये रहेगा और ये दिखेगा। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे एक आ जाता है 2, सॉरी कहाँ पे, यहाँ पे 2 आ जाता है, याद है 2 आ जाता है, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों तरफ ये निकलता है। आई बात समझ में। तो ये आ जाता है तुम्हारा, इसमें एक मुंह खुला है तो। अगर दोनों मुंह बंद है तो क्या होगा, तब उस समय वक्रतल का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, अगर दोनों मुंह बंद है तो, है ना। तो देखो अगर यहाँ पे दिखा दे रहा है कि दोनों मुंह बंद हो तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अगर मान लो कि जैसे ये तुम्हारा दोनों मुंह बंद है ना, ये तुम्हारा इसका इस बेलन का दोनों मुंह मान लो कि हम बंद कर दिए ये, तो इस समय इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हमको क्या क्या नजर आ रहा है, एक ये वाला तल, एक ये वाला तल और एक ये वाला तल, मतलब वक्र तल, और नीचे वाला दोनों का दोनों आधार तल वृत्ताकार तल। लेकिन ये जो आधार है ये बाहरी वृत्ताकार तल बता रहा है कि भीतरी वृत्ताकार तल, ये जो आधार है ये बाहरी बता रहा है और इधर वाला भी तो बाहरी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों मुंह बंद है तो हम जो भी वक्र तल का क्षेत्रफल और दोनों आधार का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो पूरा का पूरा बाहरी अर्धव्यास से रिलेटेड रहेगा, बाहरी अर्धव्यास से निकालेंगे, क्योंकि ये जो वक्र तल जो दिख रहा है ये भी तुमको बाहरी वक्र तल, बाहरी अर्धव्यास के कारण ही ये वक्र तल दिख रहा है। आई बात समझ में। भीतर वाला वक्र तल दिखेगा भीतरी अर्धव्यास के कारण, बाहर वाला वक्र तल बाहरी अर्धव्यास के कारण, और ये जो तुम्हारा दिख रहा ये पूरा का पूरा वृत्त ये बाहरी अर्धव्यास के कारण दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का अर्धव्यास के कारण दिख रहा है। आई बात समझ में। तो इस समय तुम्हारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह संपूर्ण तल का ये हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई r² ये। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा मान लो कि अगर 2 पाई हम लोग सॉरी R2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 पाई अगर R2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे H प्लस R2 बच जाएगा। R2 का मतलब क्या हो गया, बाहरी अर्ध, मतलब अगर दोनों मुंह खुला हुआ है तो उस समय फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन अर्धव्यास चेंज हो जाएगा, बाहरी अर्धव्यास को यूज करके बनाएंगे। और अगर एक मुंह खुला हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को निकालने का, और दोनों मुंह खुला हुआ है तो इसके पहले जो बताए थे वो लगेगा। आई बात समझ में। इसको अब उतारो, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या कि अगर इसका दोनों मुंह खुला हो तो उस समय संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या हो। अगर इसका दोनों मुंह खुला हो तो लिखेंगे कि दोनों मुंह खुला रहने पर इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तो जो हम लोग फार्मूला निकाले थे वही फार्मूला यहाँ पे पुट अप कर देंगे। क्या, 2 पाई H इंटू R2 प्लस R1 प्लस 2 पाई R2² माइनस R1², यही ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दो। तो मान लो कि वैल्यू अगर नहीं पुटअप करते हो ना तो थोड़ा सा अगर इस सम को अगर आसान बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा अलग तुमको करना पड़ेगा, थोड़ा आसान बनाने के लिए। देखो हालांकि सब अपना अपना वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए हम देखो क्या कर रहे हैं, 2 पाई दोनों में कॉमन दिख रहा है तो दोनों मुंह खुला रहने पर इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया। अब देखो अगर तुम लोग सभी इस पर मान बैठाओगे अगर तो हर जगह मान बैठा करके R1 R2 का जो मान है, H का जो मान है, अगर यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं तो बैठाने से ये सम तो मेरा इजीली हो ही जाएगा। मतलब सम का तो सॉल्व हम लोग कर ही पाएंगे, है ना, मान बैठा करके।
लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अगर करना चाहे तो कैसे, पहले हम लाइन बाय लाइन इसका इजीली सॉल्व मतलब कि मान बैठा करके भी दिखा दे रहे हैं, और उसके बाद इसको अलग से भी हम दिखा देंगे इसको वो तरीके से सॉल्व करके। देखो 2 पाई, यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू एच का मान 10, यहाँ पे R2 का मान हो जाएगा कितना, R2 मतलब 21 और R1 14, प्लस 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7, फिर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो R2 मतलब हो जाएगा 21 उसका स्क्वायर माइनस R1 हो जाएगा 14 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 35, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 22/7 इंटू जो तुम लोग का दिमाग जैसे काम करता है वैसे ही हम कर रहे हैं। तो तुम लोग का इसके बाद दिमाग काम करेगा कि चलो इसको स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करेगा तो 441, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ से घटाएंगे इसको तो 11 में से 6 जाएगा 5, फिर यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा 4, फिर 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो देखो ये कटेगा तुम्हारा 7 से, 7 की है कई 7 × 5 = 35, और ये कटेगा 7 × 5 = 35। तो देखो यहाँ पे कट के 22 दूना 44, 44 × 5 44 दहिया हो जाएगा 440, 440 में 5 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 22, प्लस अब देखो इसको इंटू करोगे तो 35 दूना 70, और 70 से इसका इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 70 से 22 का इंटू कर देंगे तो 1540 है ना। 35 दूना 70 और 22 से इंटू कर देंगे तो 1540, अब इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा कितना 3740 वर्ग। ये हुआ। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहे थोड़ा सा इजी प्रोसेस में, तो उसमें तुम लोग को थोड़ा सा फार्मूला वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ से हम ले रहे 2 पाई और 2 पाई, पहले इसको तोड़ दे, 2 पाई h इंटू R2 प्लस R1 है, प्लस 2 पाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे जा रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका फार्मूला हो जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखो फिर अब देखो दोनों में 2 पाई R2 प्लस R1 कॉमन है, तो 2 पाई R2 प्लस R1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, तो 1 प्लस h बचेगा, यहाँ से बचेगा h प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा R2 माइनस R1 बचेगा ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 22/7 पुटअप कर दिए इंटू R2 प्लस R1, तो R2 का मान 21 प्लस R1 का मान 14, फिर यहाँ पे h का मान 10 प्लस R2 का मान कितना हो जाएगा 21 माइनस R1 का मान 14, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू ये दोनों कैंसिल जुट करके हो जाएगा 35 इंटू ये तुम्हारा हो जाएगा देखो 10 प्लस ये घट के आ जाएगा 7। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, तो 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 17, और इसको अगर इंटू कर देते हो गुणा करोगे तो देखो 22 दूना 44 बचे हो जाएगा 220, और 220 से 17 का इंटू करोगे तो 17 0 0 17 दूना 34 का 4 हासिल 3, 17 दूना 34 और 3 3740 वर्ग से। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, इसमें कैलकुलेशन कम हुआ, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ फार्मूला वगैरह थोड़ा दिमाग लगा करके यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें, इस हिसाब से इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 बोला था कि अगर दोनों मुंह खुला होगा तो पात्र में कितना लोहा है। तुम सोचो कि अगर अर्ध ठोस बेलन है तो उसमें लोहा किस भाग में है, जो ठोस वाला जो भाग है उसी में ना है, उसका तो कुछ भाग ठोस और कुछ भाग खाली है ना। जैसे ये अगर बेलन है तुम्हारा तो इस बेलन का ये वाला भाग तुम्हारा क्या है, ठोस है, और कुछ भाग इसका खाली है। तो अगर इसमें जानना है कि इसमें कितना लोहा है तो जो ठोस भाग है ठोस भाग पर ना लोहा बसा है, मतलब इसके ठोस भाग का आयतन निकल के जितना आएगा वही बताएगा कि इसके अंदर कितना लोहा है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अर्ध ठोस बेलन में कितना लोहा है ये अगर हमको निकालने को बोला है, तो अर्ध ठोस बेलन में कितना लोहा है ये निकालने के लिए क्या करेंगे, किस भाग का आयतन निकालेंगे। तो पूरा आयतन नहीं निकालेंगे इस बेलन का, और ना ही इसके खाली वाले भाग का आयतन निकालेंगे, बल्कि इसके ठोस वाले भाग का आयतन निकालेंगे, क्योंकि ठोस वाले भाग पर ही लोहा है, और ठोस वाले भाग पर जितना लोहा है उतना ही कहेंगे कि इसके अंदर लोहा दिख रहा है। आई बात समझ में। तो ठोस वाले भाग पर जितना दिखेगा तुमको लोहा, वही हो जाएगा इसका ठोस का आयतन, और इस बेलन के अंदर उतना ही लोहा है। आई बात समझ में। तो तुमको पूछ रहा क्या कि कितना लोहा है ये निकालो, इसका मतलब हमको ठोस वाले भाग का आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पात्र के अंदर या बेलन के अंदर लोहे का आयतन, तो लोहे का आयतन निकालने को बोला, मतलब ठोस का आयतन निकालने को बोला है बेलन का। तो तुम लोग को हम ठोस का आयतन निकालने का फॉर्मूला हम तुम लोग को दिए थे। क्या बताए थे कि बाहर वाले आयतन से भीतर वाले आयतन को माइनस कर देते हैं। तो बाहर वाला आयतन तुम्हारा पाई r2 स्क्वायर h माइनस भीतर वाला आयतन पाई r1 स्क्वायर h, इन दोनों आयतन को एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो जो आयतन निकलेगा यही होगा ठोस का आयतन, तुम लोग को बताए थे। तो देखो कहने का मतलब ये हो गया तुम्हारा भीतर वाला, अगर यहाँ से अगर सीधा अगर देखा जाए तो ये भीतर वाला आयतन हो जाएगा खाली वाले भाग का आयतन, और बाहर वाला आयतन जो होगा, ये बाहर वाला आयतन जो होगा उसमें भीतर वाला आयतन और ये ठोस वाला आयतन दोनों है। तो इस बाहर वाले में से भीतर वाले को माइनस करेंगे तो सिर्फ ठोस वाले का आयतन पता चल जाएगा, लोहे का आयतन पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई और h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और मान को पुटअप कर देंगे तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू h का मान कितना हो जाएगा, h का मान 10, और r2 मतलब बाहरी वाला अर्धव्यास 21 उसका स्क्वायर, भीतर वाला अर्धव्यास 14 उसका स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 10। अब देखो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग करके भी हम लोग सम को बना सकते हैं, और चाहे तो इसको मतलब इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग करके माइनस करके भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग इसको फार्मूले में तोड़ के भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह 21 बी की जगह 14, तो कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 21 और 14 को जोड़ दो तो 35, 21 से 14 घटा दोगे तो 7, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में। तो अब इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22 पचे 110, 110 में 10 का इंटू हो जाएगा 1100, मतलब 1100 मतलब 1100, 1100 से 7 का इंटू कर देंगे तो 1177 मतलब 7700, इतना आएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22/6 110, और 110 में 10 का इंटू करोगे तो हो जाएगा 1100, और फिर उसमें 7 का इंटू करोगे तो इतना घन सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर लोहा है। आई बात समझ में। जो बेलन है उसमें इतना घन सेंटीमीटर लोहा है। नंबर 6 बोल रहा है क्या कि उस पूरे पात्र का वजन क्या होगा। पूरे पात्र का वजन हमको निकालना है। तो पूरे पात्र का वजन का मतलब क्या हुआ, अगर पूरे पात्र का वजन तुमको अगर निकालना है तो मतलब क्या होगा पूरे पात्र का वजन। तुम ही जरा सोचो कि पात्र का वजन किसके कारण है, नहीं किसके कारण है। जैसे मान लो कि यही तुम्हारा अगर एक पात्र है तो इसका वजन अगर तुम निकालोगे तो इसका वजन, इसमें तुमको 3 तरह का आयतन दिख रहा। ठोस का आयतन दिख रहा, मतलब कि पूरे पात्र का भी आयतन दिख रहा, ठोस का भी आयतन दिख रहा, खाली वाले भाग का भी आयतन दिख रहा, 3 तरह का आयतन दिख रहा। लेकिन इस पात्र का वजन करेंगे तो पात्र का अगर वजन अगर हम लोग निकालते हैं तो इस पूरे पात्र का वजन किसके ऊपर है, किसके कारण है इसका वजन। अगर वजन करते हैं तो किसके कारण इसका वजन निकलेगा, इसके ठोस भाग के कारण है। तुम ही जरा सोचो ना कि इसके खाली वाले भाग का कुछ वजन दिखेगा, खाली वाला भाग में कुछ है। अगर इसका वजन करेंगे तो इसका वजन किस भाग का निकलेगा, ठोस भाग का ना। इसमें जितना लोहा है, क्योंकि इसका वजन तो लोहा के कारण ही ना दिखेगा।
तो इसके ठोस भाग का वजन हमारा निकलेगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया है? तो इसके ठोस भाग का तुम्हारा वजन जितना निकल के आएगा वही वजन इस पूरे पात्र का होगा। इसके ठोस भाग का वजन जो निकल के आएगा पूरे पात्र का वजन भी वही होगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि पात्र का वजन। तो जाहिर सी बात है कि पात्र का वजन किसके कारण हो रहा? लोहे के कारण हो रहा। मतलब हमको पूरे लोहे के आयतन का वजन पूछा है। किसका वजन पूछा है? पूरा लोहे के आयतन का वजन पूछा है कि लोहे का आयतन का वजन कितना है। तो लोहे का आयतन का वजन जितना होगा पूरे पात्र का वजन वही होगा। क्योंकि तुम लोग जरा दिमाग से सोचो ना कि इस तरह का अगर कोई पात्र है उसका अगर वजन करेंगे तो इसमें जितना ठोस दिखेगा वजन तो उसी के कारण ना दिखेगा, खाली वाले भाग के तो कारण दिखेगा नहीं। तो कहने का मतलब ठोस भाग का आयतन जितना होगा उसी वजन के कारण, उसी के आयतन के कारण ही उसका वजन दिखेगा। तो यहाँ पे जो वजन तुमको पूछा पात्र का वजन, तो पात्र का वजन का मतलब क्या हुआ? इस पूरे पात्र में जितना लोहा है, लोहे का आयतन जितना है, पूरे लोहे के आयतन का वजन पूछ रहा। लोहे के पूरे आयतन का वजन पूछ रहा। तो लोहे के पूरे आयतन का वजन जितना होगा वही पूरे पात्र का वजन होगा। क्योंकि लोहा का आयतन जितना है उसका वजन जितना होगा वही पात्र का वजन होगा। लोहे का वजन करोगे मतलब पात्र का वजन कर रहे हो। तो यहाँ पे पात्र का वजन मतलब लोहे के पूरे आयतन का वजन। तो लोहे का आयतन कितना था? 7700 और 1 घन सेंटीमीटर लोहा का वजन 100 ग्राम बता रहा है। 100 ग्राम बता रहा है। 100 ग्राम हटा दो, 10 ग्राम कर दो तो आज थोड़ा सा ठीक निकलेगा, है ना? 10 ग्राम कर देंगे तो अगर पूरे लोहे के पूरे पात्र का वजन अगर 10 ग्राम है 1 घन सेंटीमीटर का, 1 घन सेंटीमीटर लोहा का वजन कर रहे हैं तो 10 ग्राम आ रहा है। तो पूरे पात्र का वजन कितना आएगा ये हमको जानना है कि पूरे पात्र का वजन कितना आएगा। अगर 1 घन सेंटीमीटर लोहा का वजन 10 ग्राम है तो पूरे पात्र का वजन, तो पूरे पात्र का वजन मतलब पूरे लोहे के आयतन का वजन। तो लोहा का आयतन कितना है? इतना। तो 1 घन सेंटीमीटर को वजन करेंगे तो 10 ग्राम दिखेगा। तो इसका वजन करेंगे, पूरे आयतन का वजन करेंगे तो कितना दिखेगा? तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा इतना ग्राम हो जाएगा। 1 जीरो बढ़ जाएगा बस। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में लेके जाएंगे तो क्या कर जाएंगे? 1000 से भाग देते, कट गया 3 जीरो से 3 जीरो मतलब 77 किलोग्राम। उस पात्र का वजन 77 किलोग्राम दिखेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? जब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखवाए थे ना कि उसमें पूरे पात्र का वजन निकालना है जब एक मुंह खुला हो। तो वहाँ पे जब एक मुंह खुला नहीं बल्कि दोनों मुंह खुला होगा, ये वहाँ पे तुम लोग अपना करेक्शन कर लेना कि दोनों मुंह खुला होगा। एक पात्र खुला नहीं, एक मुंह खुला नहीं बल्कि दोनों मुंह खुला होगा तो पात्र का वजन क्या होगा। और 100 ग्राम को 10 ग्राम कर लेना। जब अब क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, है ना? क्या बोला है कि अगर उस पात्र, लोहे के पात्र को अगर गला दिया जाए, है ना, मतलब कि आग की भट्टी में जैसे जहाँ पे लोहा वगैरह गलता है तो वहाँ पे अगर गला दिया जाए और गला करके 2 घन सेंटीमीटर के अगर गोलियों को बनाया जाए, लोहे की गोली को 2-2 घन सेंटीमीटर आयतन वाले अगर लोहे की गोली को बनाई जाए तो बोला कितनी गोली तैयार हो सकती है इसको गलाने से। छोटा सा एक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, पहले ये समझोगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 10 घन सेंटीमीटर का लोहा है और इस लोहे को तोड़ करके तुम 2-2 घन सेंटीमीटर का गोली तैयार कर रहे हो। तो क्या तो गोली तैयार कर सकते हो? 5। तुमको क्वेश्चन में 10 दिया हुआ और 2 दिया हुआ, आंसर तुम 5 बता रहे हो। क्या किए कि 5 आया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक आयतन को गला करके जब किसी दूसरे आयतन को बना रहा है और पूछ रहा है कि जिस आयतन को बना रहा है उसका संख्या क्या होगा, तो संख्या निकालने के लिए हमेशा भाग दिया जाता है। जिसको गलाया जा रहा है उसको, जिसको बनाया जा रहा है उससे हमेशा भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने गोलियों को बनाया जा सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अगर उसको गलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर उस पात्र को गलाया जा रहा तो पात्र को गलाने से क्या उसका पूरा आयतन हमको दिखेगा। अगर पात्र को हम गला रहे हैं तो गला करके जो गोली को तैयार कर रहे हैं वो गोली किससे तैयार कर रहे हैं? ठोस के आयतन से तैयार कर रहे हैं। जितना लोहा हमको मिला है तो हमको कितना लोहा मिला है, उस पात्र के अंदर जितना लोहा होगा, ठोस का आयतन जितना होगा उतना ही ना लोहा हमको मिल रहा है। और उसी लोहे को हम लोग छोटी छोटी गोली में बदल रहे 2 घन सेंटीमीटर वाली। आई बात समझ में?
तो बोल रहा है क्या, तो कितनी गोलियों को तैयार किया जा सकता है, कितनी गोलियों को तैयार किया जा सकता है। अगर 2-2 घन सेंटीमीटर वाले अगर हम लोग गोली को तैयार करें तो कितनी गोलियों को तैयार किया जा सकता है। मतलब जिस आयतन को हम लोग गला रहे हैं वो किसका आयतन है, लोहे का आयतन है। क्योंकि देखो जिस पात्र को हम लोग गला रहे हैं ना, तो गल के अगर उसका आयतन तुम देखोगे तो खाली वाले भाग का आयतन थोड़ी दिखेगा, जो ठोस वाला भाग है उसी का ना आयतन दिखेगा, और उसी का आयतन तुम्हारा गोली के आयतन में बदलेगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लोहे के आयतन को छोटी छोटी गोली के आयतन में बदल रहा है। तो पूछ रहा कितनी गोलियों को तैयार किया जा सकता है, तो कितनी गोलियों को तैयार किया जा सकता है जानने के लिए क्या कर देंगे, भाग दे देंगे आयतन को आयतन से। तो यहाँ पे देखो हमको पता है कि ठोस का आयतन कितना है, अगर उसको गलाएंगे तो गलने से जो लोहा हमको मिलेगा, लोहे का आयतन जितना मिलेगा वो कितना है, ये हमको पता है कि लोहे का आयतन कितना है। तो लोहे का आयतन हमको पता है कि 7700 घन सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिखा जाएगा कि 2 घन सेंटीमीटर लोहे की 2 घन सेंटीमीटर आयतन वाली लोहे की गोली पात्र को गलाकर तैयार करने पर गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या हमको कितनी दिख जाएगी, तो 7700 को 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से कट जाएगा मेरा कितना बार में, तो 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 5 10, 3850 गोली तैयार होगी टोटल। आई बात समझ में। यहाँ पे देखो पूरे आयतन से मतलब नहीं है, खाली वाले भाग से आयतन, खाली वाले भाग के आयतन से मतलब नहीं है, और पूरे पात्र का ठोस वाले भाग और खाली वाले भाग को मिलाकर के उस आयतन से भी मतलब नहीं है। यहाँ पे ठोस के आयतन से मतलब है, क्योंकि ठोस का आयतन ही गोली को बना रहा है, तो ठोस का आयतन ही गोली के आयतन में बदलेगा, तो इसीलिए ठोस के आयतन से गोली के आयतन को भाग दिया गया। आई बात समझ में। ये तो ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर।